2 दिन बाद मिले हैं, छुट्टी कैसे रही आप लोगों की? और दूसरी बात, यूपीएससी का पीटी का रिजल्ट आ गया, तो जिन लोगों का निकल गया भाई लग जाओ मेंस में ढंग से और टेस्ट देते रहो। जो मेंस का टेस्ट हम लोगों का चल रहा है सैटरडे का सैटरडे, और पीटी का जो टेस्ट चल रहा है बीपीएससी के लिए जो संडे का, वो भी रेगुलर आना चाहिए। 12 टेस्ट हो चुके हैं। और खासकर आपने देखा कि यूपीएससी के पीटी में कितने क्वेश्चन आए थे अपने? बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि नहीं? हाँ, 23-40 क्वेश्चन आए थे, और 40-45 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब हम लोगों ने पकड़ लिया है जो पकड़ना था। तो अब देखिए, आज हम पढ़ाएंगे इतिहास, और इतिहास जहां से छूटा था, और छूटा कहां से था? तो हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी? तो हमारा संगमेरा खत्म हो चुका है, शक खत्म हो चुका है, इंडो ग्रीक खत्म हो चुका है, और कुषाण भी हमने कनिष्क के बारे में, द ग्रेट किंग के बारे में पढ़ा था अभी, नहीं बच्चों? तो देखो अभी आगे आगे कहानी है सातवाहन की। सातवाहन, देखो ये साउथ इंडिया में नीचे की तरफ डेक्कन पे राज करने वाला सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा रहा है ये डायनेस्टी। और कितने साल रहा है ये? तो 300 साल रहा है। गजब है भाई, 300 साल का इतिहास रहा है सातवाहन का। कुछ तो बात होगी। तो जिस डायनेस्टी ने 300 साल तक राज किया हो, तो उस समाज में कैसे परिवर्तन होगा? कितना भयानक। आर्ट एंड कल्चर में किस तरह से परिवर्तन होगा? होगा कि नहीं होगा? समाज में, आर्ट एंड कल्चर में, लोगों के खान पान में, तो उसी के विवरण हम देखेंगे। 300 साल का इतिहास सातवाहन का, ठीक है ना? और ये सातवाहन कैसे आया, कौन है सातवाहन, और इनका सोर्स क्या है, ठीक है ना? इन्होंने क्या चेंजेज लाए, किस तरह से डायनेस्टी बनी, तो सारी चीजें मिला जुला कर हम लोग देखेंगे पीटी से लेकर मेंस तक, ठीक है ना? तो अभी स्टार्ट होता है भाई सातवाहन। अच्छा, सातवाहन के बारे में, अच्छा सातवाहन आप लोगों ने ऐसे तो पढ़ा होगा, लेकिन कोई बता सकता है क्या कि सातवाहन का अर्थ क्या होता है? यहीं से समझ में आती है ये कहानी, इस डायनेस्टी का यही से समझ में आती है। सातवाहन शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? नहीं? देखो सातवाहन, सातवाहन, इसको ऐसे कर लो ना, 7 प्लस वाहन, और ये सातवाहन 7 घोड़े का किसका था वाहन? हाँ, सूर्य का, सन। देखो एक थ्योरी तो ये कहती है सातवाहन का अर्थ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सातवाहन का अर्थ होता है जो शेर का सवारी करे। मतलब देखो, इनकी उपाधि देखोगे, इनकी बारे में देखोगे तो तुमको खुद ही पता चलेगा कि कैसे कैसे यहाँ के राजा हुआ करते थे, किस तरह के राजा हैं, और क्या सोचते थे, कैसे साम्राज्य को अपना बढ़ाया, और क्या योगदान रहा है भारत की इतिहास में, ठीक है ना? तो सातवाहन का अर्थ होता है 7 प्लस वाहन, और यही से सन से रिलेट करते हैं कितने ये इतिहासकार रिलेट करते हैं इसको। बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मानना है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि सातवाहन आया कहां से? देखो, तो इससे पहले देखो ध्यान से मैप को, किसके मैप को? भारत के मैप को। देखो इतिहास पढ़ने के लिए ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, बच्चे इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ते हैं, इतिहास को ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों मिला के जब पढ़ोगे तो इतिहास बड़ी खूबसूरत हो जाती है। अब मैं कहूंगा, पहले का नाम लूंगा और आज का नाम लूंगा, तो दोनों में फर्क है ना भाई। पहले कुछ और नाम हुआ करता था, आज के कुछ और नाम है। और मान लो कि प्राचीन इतिहास के बारे में आप नाम, आपको मालूम है प्रतिष्ठान, राजधानी जो होती थी, और भाई ये है कहां? आज तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो कैसे पता चलेगा कि क्या था ज्योग्राफी इसका, और क्या था उस समय का जब ये सातवाहन आया था? समझना है? तो देखो भाई, सातवाहन की उत्पत्ति और सातवाहन का उस समय जब सातवाहन था तो कैसा भारत का, ये थोड़ा भारत का मैप है, चाइना में हम लोग घुस जाते हैं, थोड़ी आदत है,
हम तो बर्दाश्त करते नहीं, क्योंकि चाइनीजों ने का हिस्सा तो हम ऐसे ही डाल लेते हैं, हम थोड़ा चाइना में घुस जाते हैं। जैसे मैप को जरा क्या है ऐसे ही देखना है चाइना के साथ में, मजाक के तौर पे है भाइयों। तो देखो ये भारत का मैप है, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से देखो, हमने पढ़ाया था आप लोगों का, क्या पढ़ाया था? पढ़ाया था कि मौर्य डायनेस्टी जब टूटा तो छोटे छोटे राज्य बने। जब मौर्य डायनेस्टी, ऐसे लिख लेते हैं मौर्य डायनेस्टी टूटा तो छोटे छोटे राज्य बने और उसी राज्य में एक शुंग डायनेस्टी बनी, ठीक है। दूसरा बना, इसी के बाद आया कौन डायनेस्टी, और इसके साथ ही आया सातवाहन। मतलब ये मौर्य के बाद के छोटे छोटे डायनेस्टी अपने आप को बड़ा कर रही हैं। मतलब एक बड़ा साम्राज्य जो था मौर्य का, वो टूटा छोटे छोटे साम्राज्यों में। अब ये छोटे छोटे साम्राज्य अपने को क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं। तो हमने मौर्य का डाउनफॉल तो हमने पढ़ा, क्या था डाउनफॉल का कारण? डिक्लाइन का कारण क्या था मौर्य का? बोलते जाओ एक एक करके। धम्म का प्रचार कर रहा था। एक तो धम्म कारण था अशोका का। भाई धम्म में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? हाँ, क्योंकि धम्म ने क्या किया कि नॉन वायलेंस की तरफ, शांति की तरफ लेकर गया। आर्मी ने धीरे धीरे त्याग कर दिया, उससे आर्थिक स्थिति का नुकसान हुआ, सामाजिक बदलाव हुआ, संघर्ष पैदा हुआ। कहां पर? समाज में। और समाज में संघर्ष पैदा हुआ, उससे डिक्लाइन हुआ। क्योंकि आप देखोगे ध्यान से कि मौर्य के बाद जो भी ये डायनेस्टी तीनों बन रही है, तो ध्यान से देखो ये तीनों डायनेस्टी कौन सी है? कौन है ये ब्राह्मणिकल थॉट की है, ब्राह्मवाद की। अब ब्राह्मवाद से याद आया भाइयों, एक डिस्ट्रिक्ट के टीचर हैं, आपने सुना होगा, कह रहे देश को बचाना है तो ब्रह्मवाद से ब्रह्मवाद ही हटा दो। अब भैया तो ब्रह्मवाद की परिभाषा है वही जानते हैं, नहीं तो बाकी तो सब पागल ही पागल है। चलो इस पे बहस नहीं करेंगे, अपनी अपनी सोच की बात है मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। ये थॉट कहां से आई थी? ब्रह्मवाद की। और ये ब्रह्मवाद है क्या? क्या है ब्रह्मवाद? देखो भाई कुछ नहीं, वैदिक का सुपरमेसी, जो वैदिक कल्चर था, आपने देखा, इतने हमने इतिहास पढ़ा है, उस इतिहास में हमने क्या देखा? पहले वेद आया, फिर आपके ऋग वैदिक, बाद में लेटर वैदिक, उसके बाद क्या हुआ? महाजनपद का निर्माण हुआ, फिर क्या हुआ? पुनः जागरण हुआ। पुनः जागरण में क्या होता है? बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे 53 ऐसे छोटे 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 आपके रिलीजन पाते हैं, और उन रिलीजनों में से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि बुद्धिज्म में भी धीरे धीरे करप्शन की तरफ बढ़ता है। भाई देखो कोई भी रिलीजन खराब नहीं होता है, खराब कौन करता है? मानसिकता। और किसकी मानसिकता? उसकी फॉलो करने की। अशोक की धम्म पॉलिसी हमने हमने देखा भी कि डिक्लाइन के कारण भी बना था उसकी धम्म पॉलिसी। तो हम देखेंगे उसके बाद जब मौर्य डायनेस्टी में अशोक ने बुद्धिज्म को इतना बड़ा किया कि बाकी के जो फॉलोअर थे, बाकी के फॉलोअर कौन थे? जो वैदिक कल्चर, भाई यही तो आप इसी को तो बोलते हैं ब्रह्मवाद। जो ब्राह्मणिकल थॉट के लोग थे, जो वैदिक कल्चर को फॉलो कर रहे थे, उनके मन में आया कि भाई एक राजा यदि धर्म का प्रचार कर रहा है, और वो धर्म कौन है जो हम फॉलो नहीं करते? अरे ये इंसान की, देखो कोई भी इंसान हो, उसके मन में आती है कि नहीं आती है? यदि आप अपने ही घर में देख लो मेरे बच्चे, आपके पिताजी के यदि 2 बेटा, और उसमें एक बेटे पर ध्यान दे क्योंकि बेटा बहुत तेज है, तो दूसरे का अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है? वो वही भावनाएं उत्पन्न होती है जैसे उस समय हुआ था। और उससे निकल के आया ये आपके तीनों डायनेस्टी। कौन? शुंग, कानवाज और सातवाहन, जिसने बुद्धिज्म से निकल के वैदिक, तो खिलाफ नहीं बोल सकते। बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन बना, उसके बाद जो निकल के आया, मतलब इस टाइम को
वैदिक काल का रेनेसेंस बोला जा सकता है, पुनर्जागरण बोला जा सकता है मेरे हिसाब से। कोई माने या ना माने, पुनर्जागरण का मतलब होता है रिफॉर्म करके फिर वापस लेकर आना। इतिहास को आप ना, मतलब ये गजब चीज है। इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इतिहास से हमें सीखने को मिलता है कि हमें गलतियां कहां तक करना चाहिए और उसके बाद कहां तक नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? इससे निकल के आया ये तीनों डायनेस्टी, शुंग, कानवा और सातवाहन, और तीनों के तीनों ब्राह्मण थे। अब आप कहोगे क्या भाई इसे कास्ट से कोई लेना देना है क्या? बहुत लोग बोलेंगे भैया ये तो कास्ट की बात सर कर रहे हैं। नहीं भैया, कोई नहीं है कास्ट से लेना देना इसे। कहने का मतलब है कि आपने देखा वैदिक कल्चर में ब्राह्मण हेरेडिटरी नहीं हुआ करता था, वंशानुगत नहीं होता था। इंसान तो अपने आप को वंशानुगत बना देता था ना। अरे आज के हिसाब से ब्राह्मण वो जो टीचर है, लेकिन टीचर ने कहा कि हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, हमारा बेटा तो टीचर ही रहेगा। समझ में आए? मतलब इस थॉट को, फॉलोअर को समझ में आए, इस थॉट के फॉलोअर को। और आज के वर्ण, उस समय की वर्ण व्यवस्थाएं थी, आज को कास्ट कह सकते हो। तब भी आपको मौर्य डायनेस्टी के खत्म पतन होने के बाद ये तीनों के तीनों डायनेस्टी ब्राह्मणिकल थॉट के मिलेगी, जो आपके यज्ञ कहवाता है। आप देखोगे ये तीनों यज्ञ कहवाएंगे। पुष्पमित्र शुंग आया था तो हमने पढ़ा था ना, क्या करता है? अश्वमेध यज्ञ करता है, सतकर्णी भी करेगा, सतकर्णी प्रथम भी करेगा, दो दो। तो देखो भाई, ये समझ में आ गया कि ये थॉट आया कहां से। अरे भाई जब ये थॉट आया तो आगे देखते हैं सातवाहन का कि हिसाब किताब क्या चल रहा है यहां पे। मतलब अब होता क्या है कि इतिहास आप पढ़ते हो ना तो आप ना ऐसे रट लेते हो। रट कैसे लेते हो कि सतकर्णी ने ना रुद्रामन के साथ वहां लड़ाई हुई थी और रुद्रामन जो है वो हार गया। फिर उसके बेटे से उसने अपनी बेटी का दान कर दिया। और कितने लोगों का समस्या ये है कि वो पता ही नहीं है कि वो सत रूलर है ना। भाई रुद्रामन कौन है, इसका मतलब उसके आसपास के लोगों के बारे में जानना है ना। जब आप किसी भी डायनेस्टी इतिहास को पढ़ा करो तो उस पॉइंट को पढ़ा करो कि वो जियोग्राफिकल एरिया क्या था। भाई लड़ाई किससे होगा? उसके बगल वाले से। भाई हमारी लड़ाई किससे होती है? पाकिस्तान से और चाइना से क्यों होती है? क्योंकि ये बगल में है, बाउंड्री के टच में है ना। अब हम फान के यूएसए में सीधे लड़ाई करने तो जाते नहीं है। कहानी यही है। इसका मतलब हमें यह जानना होगा। और देखो जियोग्राफी से इतिहास निकलता है। देखो कैसे, देखो तो सातवाहन को कहा जाता है कहां पर? सातवाहन महाराष्ट्र के एरिया और आंध्र प्रदेश के एरिया। मेरे बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर खारवेला का भी नाम आएगा। खारवेला से भी लड़ाई होती है। तो इसका मतलब खारवेला, छेदी डायनेस्टी कहां थी भाई? कहां थी? अरे छेदी डायनेस्टी कहां थी? आज के टाइम उड़ीसा में। ऐसे पढ़ो, छेदी कहां? उड़ीसा। अब एक बात बताओ, शक के बारे में तुम लोगों को मैंने बताया था। क्या बताया था? शक कितने ब्रांच थे उसके? 4, मेनली 4 ब्रांच थे। तो 4 ब्रांच थे, उसमें नीचे की तरफ 2 कौन से ब्रांच था? ना नहीं, शक का नासिक और उज्जैन का। नासिक और उज्जैन का मतलब ये है, यार देख लो यार, यहां पे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, यहां करो तो यही को पकड़ लेते हम, नासिक, ठीक है ना। तो ये नासिक है और यहां कौन है? उज्जैन, विदिशा। और ये दोनों जगह पर कौन है भाई? शक मौजूद है। इसका मतलब शक का कंट्रोल कैसे है भाई? यो शक का कंट्रोल ऐसे ही तो जा रहा है, ये शक का कंट्रोल है। उस समय तो ये दोनों मिलनी है, नासिक और उज्जैन। भाई रुद्रामन कहां का था? रुद्रामन उज्जैन का। नहपान कहां का था? नासिक का। याद है ना?
और नीचे महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में बैठा हुआ है सातवाहन। तो देखो, एक बगल हो गया कौन सा, शक, ये कौन सा हो गया, शक, इधर कौन सा, चेदी डायनेस्टी, है ना। नीचे नीचे इधर चेरा चोल पांड्या तो चल ही रहे हैं, डार्क फेज में भले हैं लेकिन चल तो रहे हैं। मेरे बात समझ में आए। अब एक चीज और बता देता, महत्वपूर्ण है। देखो उस समय ना पोर्ट का बहुत महत्व हुआ करता था। पोर्ट जो होता था ना, पोर्ट, क्योंकि ना व्यापार का दो ही साधन था, एक ये सेंट्रल एशिया वाला ऐसे अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए, और दूसरा कौन सा था, वो पोर्ट का इतिहास। और आप ध्यान से देखोगे तो नासिक से लेकर और ये वाला भाग को शक क्या कर रखे हैं, ऑक्युपाई कर रखे हैं। तो मुंबई और गुजरात के पोर्ट पे अधिकार किसका है, शकों का है। भाई साहब उस समय चांदी क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, ट्रेड होती थी उसमें, चांदी इंपोर्ट हुआ। अरे आपको मालूम है ना कि सातवाहन ही ऐसी डायनेस्टी है जिसने शीशे का सिक्का चलाया, लिड क्यों चलाया। देखो भैया आता है क्यों, आपके याद कर लिया कि शीशे का, क्यों क्यों, क्योंकि भाई दो ही प्रकार के, तीन प्रकार के सिक्के होते हैं, एक तो सोना का सिक्का हो जाए, दूसरा चांदी का सिक्का हो जाए, कांच का हो जाए। भाई लीड का तो इकलौता बंदा था और एक्सपेरिमेंट ये भी काम नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, भारत में प्रचुर मात्रा में चांदी है क्या, गोल्ड प्रचुर मात्रा में है क्या। जब ये दोनों के दोनों प्रचुर मात्रा में नहीं है और उसको करना है ट्रेड, मतलब जब ट्रेड करेंगे तभी तो आएगा। और शक क्या कर रखे हैं, ये पूरी की पूरी कंट्रोल में है, मतलब ये वाला रूट भी कंट्रोल में है और पोर्ट वाला रूट भी कंट्रोल में। तो जाओ कहां, मेरे बात समझ में आए। जब आपकी ट्रेड ही बेहतर नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, चांदी लेकर आएंगे, सोना लेकर आएंगे, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होगी। और जब डावाडोल होगी तो क्या होगा, आपको मजबूरन कोई और सिक्के चलानी पड़ेगी। तो ये मजबूरी था, मेरे बात समझ में आए। और ये मजबूरी क्या था, किसका, सिक्के चलाना, किसका, शीशे का। मेरे बात समझ में आ रहा है, ये चीजें समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो कहानी ये है कि हम इनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, सातवाहन का। तो देखो इनका सोर्स लिखते जाओ भाई, सोर्स लिखो फटाफट। नान घाट का अभिलेख, ये किसका है, नायनिका का, नायनिका सतकर्णी की बीवी थी। नानघाट का अभिलेख, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है भाई, इसमें बहुत सारे जानकारी मिलती है। अच्छा स्रोत से मेरे को याद आया भाई, स्रोत दो प्रकार के होते हैं ना, पहले बता चुके हैं ना, कौन कौन सा, एक आर्कोलॉजिकल स्रोत और दूसरा लिटरेचर, साहित्य। तो ये क्या है, आर्कोलॉजिकल है। पहला कौन से, नानघाट का अभिलेख, दूसरा नासिक का अभिलेख। नासिक अंग्रेजी में लिख दिया, मतलब वही है, नासिक का अभिलेख, ठीक है। खारवेला का, अभी बताया ना छादियांशी है भाई, खारवेला का हाथी गुम्बा, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, हाँ गुम्फा, समझना, खारवेला का हाथी गुम्फा अभिलेख। अजंता के भैया 9 और 10, ये भी सातवाहन का है, 9 और 10 डेडिकेटेड टू सातवाहन, गुफा नंबर 9 और 10 सातवाहन को डेडिकेटेड है भाई, पेट्रोनाइज उन्होंने किया था। तो खारवेला का हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक
के अभिलेख, ठीक है, नानघाट का अभिलेख। अच्छा एक बात बताओ, रुद्रामन है तो रुद्रामन का होगा क्या? रुद्रामन का कौन सा अभिलेख है महत्वपूर्ण? भाई कौन सा अभिलेख है रुद्रामन का? जूनागढ़ का। ठीक है, ये आपके जो है वो कौन से हैं? ये आर्कोलॉजिकल, मेरे बात समझ में आया? दूसरा है आपका वो है लिटरेचर। लिटरेचर, और लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है बेटा। साहित्य में कौन कौन सा? तो वायु पुराण, वायु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, ठीक है, और हाल की लिखी हुई एक, हाल महान राजा था इसका, हाल की लिखी हुई एक किताब है सप्तशती, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, सप्तशती, ये किसका है? हाल का। और हाल कौन था? हाला था भाई महान राजा सातवाहन का। और एक है और महत्वपूर्ण जो आप देखोगे प्राचीन भारत के इतिहास में बार बार उसका नाम आ रहा है, और वो कौन सा है? ट्रेड के बारे में जानकारी देता है भाई कौन? हाँ, पेरिप्लस ऑफ आर्थ्यन सी, पेरिप्लस ऑफ आर्थ्यन सी, समझ में आए? ये आपके क्या है? ये आपके साहित्य है, स्रोत है, स्रोत। सोर्सेस को साथ में ही पढ़ना होता है तब डायनेस्टी समझ में आती है। एनसीईआरटी को उठा के मत नहीं कि पहले सोर्स ही पढ़ लो और सोर्स के बाद उसको याद ही ना रहे। मेरा बात समझ में आ रहा है? और मजाक की बात है कि टीचर पढ़ाते भी ऐसे ही है। एनसीईआरटी का जो है ना स्रोत वाला पार्ट, उसी को पहले पढ़ा देते हैं। अरे बच्चवा को कैसे याद रहेगा भाई कौन सी डायनेस्टी में कौन सा? मेरे बात समझ में आ रहा है? तो स्रोत को अकेले नहीं पढ़ा जाता है, स्रोत को कहां पढ़ा जाता है? डायनेस्टी के साथ में। मेरे बात समझ में आ रहा है? कहो, बोलते रहो, ठीक है ना? तो कौन कौन सा? नानघाट का अभिलेख भाई, ये नायनी का, ये सतकर्णी की वाइफ थी, और सबसे ज्यादा जानकारी न सातवाहन के बारे में जिनको मिलता है ना, ये यही अभिलेख, नानघाट का अभिलेख। सबसे ज्यादा जो सातवाहन के बारे में हमको जानकारी मिलता है वो इसी से मिलता है, नानघाट के अभिलेख से बेटा। मेरे बात समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है वायु पुराण और मत्स्य पुराण। पुराण भी हमें बताता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? ठीक है, खारवेला का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया स्रोत? तो भाई सातवाहन किसको मार के आए थे? किस डायनेस्टी के बाद सातवाहन आया था? कौन सी डायनेस्टी के बाद? शुंग के बाद कण्व आया था, कण्व को मार के आया था ना, सुशर्मा को मार के। हाँ, तो इसके संस्थापक कौन है भाई? सिमुक। मैं आपको एक चीज बता देता हूं इतिहास में, बड़ा मजेदार है सिमुक के बारे में। देखो